हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स दैट आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इस टाइप के मेटल्स की बात कर रहे थे जो बहुत ही कम रिएक्टिव है, एक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, जल्दी दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन से मेटल्स थे इस तरह के? सबसे नीचे तो हमारा गोल्ड प्लेटिनम आता था, उसके ऊपर सिल्वर आता था, उसके ऊपर मरकरी कॉपर ये सब आते थे। इस तरह के मेटल्स जो हैं कई बार फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। मतलब फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? मेटल नेचर में फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्योर मेटल एक बार में नहीं मिल जा रहा है, 1 लीटर 1 किलो का सोने का टुकड़ा नहीं मिल जाता है। मेटल का कोई कंपाउंड बना हुआ नहीं रहता है, मेटल एलिमेंटल फॉर्म में ही रहता है, लेकिन उसमें काफ़ी दूसरी चीज़ें तो मिक्स होती है। मिट्टी में, रॉक में मिला हुआ निकलेगा, उसको फिर निकालना पड़ता है उससे। और अगर थोड़े बहुत कंपाउंड्स बन भी जाते हैं उससे, तो वो बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं प्योर मेटल में। कैसे? सिर्फ और सिर्फ एयर में हीट करने से वो प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे मरकरी का ओर है सिनाबार, जो होता है मरकरी सल्फाइड HgS। इसको जब व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, एयर में जब इसको हीट कर देते हैं तो पहले वो मरकरी ऑक्साइड बनता है, HgO बन जाता है, और फिर से वो HgO जब और हीट हो जाता है तो वो प्योर मरकरी निकल जाता है। रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है? HgS सॉलिड में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दोनों को जब हीट किया जाता है, हीट करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है हीट, लेकिन हीट होगा यहाँ पे। जब ये हीट हो जाता है इस दोनों के प्रेजेंस में, सिनेबार को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो HgO बनता है, मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड को निकाल देता है गैस फॉर्म में। गैस फॉर्म में ये निकल जाता है, जो बचा रह गया सॉलिड वो सिर्फ मरकरी ऑक्साइड है। ये मरकरी ऑक्साइड जब और हीट होता है तो क्या होता है? इससे ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, मरकरी बचा रह जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, गर्म करो काम हो गया। लेकिन जब हम लोग एक्टिविटी सीरीज में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लोअर में तो सिर्फ हीट करने से काम हो गया हमारा। कुछ तो फ्री फॉर्म में है, जो फ्री फॉर्म में नहीं है उसको हीट कर दो, प्योर हो गया वो। लेकिन उसके ऊपर जो आता है मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज और टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, इन सब में इतने आराम से प्यूरिफाई नहीं होता है। अच्छा, कॉपर, कॉपर भी टुवर्ड्स द बॉटम ही होता है। कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइट जिसको बोलते हैं, Cu2S, ये कॉपर का ओर है। इसको भी प्योर कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देना है। हीट होने से ये कॉपर ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। और जब यह कॉपर ऑक्साइड को और हीट करते हैं तो कॉपर सल्फाइड तो पहले से था ही, कॉपर सल्फाइड पहले से था, यही कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दोनों मिलकर जब हीट हो जाते हैं तो कॉपर अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया सारा। ठीक है, लोअर ऑर्डर में इस तरह का रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिर्फ हीट कर दो, काम खत्म। लेकिन मिडिल में इतने आसानी से नहीं होता है। मिडिल में क्या होता है करना? मिडिल में पहले मेटल्स आते कौन कौन से हैं? मिडिल आफ्टर एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। देखो कॉपर बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में भी था और मिडिल में भी आ रहा है। कॉपर कम रिएक्टिव है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी होती है कॉपर में। और ये सारे मेटल्स लेड, जिंक और आयरन कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये नेचर में पाए कैसे जाते हैं? इनका या तो सल्फाइड मिलता है या कार्बोनेट मिलता है, दो तरह के ओर्स। अब अर्थ क्रस्ट में दो ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ज्यादा, सल्फर और ऑक्सीजन, तो उसी दोनों से रिएक्शन होता है। कार्बन कार्बन भी रहता है तो कार्बोनेट बन जाता है। सल्फाइड, ऑक्सीजन, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, इसी तरह के ओर्स मिलते हैं। तो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में ज्यादा सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, सल्फाइड भी और कार्बोनेट भी। लेकिन लेकिन सल्फाइड से जब कार्बोनेट पे बाद में आते हैं, पहले सल्फाइड ओर की हम लोग बात करें। सल्फाइड ओर बॉटम ऑफ अभी हम लोग देखे थे, सल्फाइड ओर कॉपर का हमने देखा था अभी।
है ना। और मरकरी का भी देखा था सल्फाइड ओर। हम लोग देखते हैं कि सल्फाइड को हीट करके पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड को हीट करके मेटल मिल जाता है। सेम कॉपर में भी हुआ था, पहले सल्फाइड को हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है और ऑक्साइड को फिर से हीट किया गया है, सल्फाइड की प्रेजेंस में ही हीट किया गया है, तो हमें प्योर कॉपर मिल गया है। मतलब सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड से प्योर मेटल हमें मिल जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी लगना है, थोड़ा सा फर्क होगा प्रोसेस में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा ओर होगा। ओर क्या है, सल्फाइड है या कार्बोनेट है, इन दोनों को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर उससे प्योर मेटल निकालना है। स्टेप्स समझ में आ रहे हैं। सल्फाइड है या कार्बोनेट है, जो भी है, उससे पहले हमें ऑक्साइड में बनाना है, ऑक्साइड को फिर प्योर ओर में कन्वर्ट करना है। It is easier to obtain metal from its oxide as compared to sulfide or carbonate. Therefore, prior to reduction, metal sulfides and carbonates must be converted to metal oxides. ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। रिडक्शन क्यों कहा गया है यहाँ पे? कहाँ गया पॉइंटर? रिडक्शन, रिडक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? प्रायर टू रिडक्शन मतलब हम लोग जैसे कॉपर ऑक्साइड था Cu2O या मर्करी ऑक्साइड था HgO, इससे हमें निकालना है प्योर मेटल, Cu हो या Hg हो, तो ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है। ऑक्सीजन को निकाला गया है मतलब रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस ही होगा ना। ऑक्सीजन को निकाल दिया जा रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए लिखा गया रिडक्शन। ऑक्साइड को रिड्यूस करके प्योर मेटल निकाला जाता है। प्रायर टू रिडक्शन, प्रायर टू रिडक्शन मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड्स, और मेटल ऑक्साइड को फिर रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब सल्फाइड को कन्वर्ट करना है हमें ऑक्साइड में। इसके दो तरीके होते हैं। सल्फाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में अगर हीट कर देते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस जो अभी देखा था, मर्करी सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो ऑक्साइड मिल गया, है ना। तो यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग, खाना भी रोस्ट करते हैं तो एयर के प्रेजेंस में उसको गर्म कर दिया जाता है, सिर्फ ना आग के ऊपर रखा जाता है, रोस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। वहीं यदि कार्बोनेट ओर हो हमारे पास, कार्बोनेट ओर यदि हो हमारे पास, तो इसको एयर के प्रेजेंस में हीट नहीं करते हैं, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस में ओपन एयर में हीट नहीं करते हैं, एयर की सप्लाई कम कर दी जाती है, रिड्यूस की जाती है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में सिर्फ एयर का फर्क है, एयर का फर्क है सिर्फ। कैल्सिनेशन में एयर कम है, रोस्टिंग में एयर बहुत ज्यादा है। केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, दोनों का रिएक्शंस देख लेते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है, जिंक सल्फाइड है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, देखो जिंक का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल है, XCl, तो ये क्या देगा? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन जो है इसको जिंक से भी कंबाइन करना है और इसी ऑक्सीजन को सल्फर से भी कंबाइन करना है। यदि सल्फाइड ओवर है तो सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है और मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाना है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो रोस्टिंग में मेटल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जिंक की जगह कोई दूसरा मेटल होता है, जैसे कॉपर पायराइड्स की बात कर रहे थे हम लोग CuS, उसमें भी वही होता था। या आयरन सल्फाइड की बात करेंगे FeS, उसमें भी रोस्टिंग यही रिएक्शन होगा, उसमें O प्लस O2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर कैल्सिनेशन की बात करें, कैल्सिनेशन की अगर बात करें तो इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन रहता है हमारे पास, हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक कार्बोनेट ओर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, तो इसको और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है।
और ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। यहीं CO3 ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर के CO2 अलग हो जाएगा और एक ऑक्सीजन जिंक के साथ रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये तीन मॉलिक्यूल, तीन एटम जो ऑक्सीजन के हैं यही डिवाइड हो जाएंगे, एक CO2 अलग हो गया और जिंक के साथ एक ऑक्सीजन अलग आ गया। तो ये दो तरीके हैं जिससे सल्फाइड या कार्बोनेट ओर को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों जगह देखो ऑक्साइड मिल रहा है हमें, और जो गैस निकल रही है, अगर सल्फाइड ओर है तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, अगर कार्बोनेट ओर है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। याद करने के टेक्निक है, अगर सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेगा ना, जो रहेगा इनपुट में वहीं तो आउटपुट में भी आएगा। और कार्बोनेट है मतलब कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो निकले हैं उसको रिड्यूस करना होता है मेटल में। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो हीट करने से आराम से नहीं निकलता है। मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ गए हम लोग। मेटल्स की रिएक्टिविटी अब कुछ ज्यादा है, तो हीट करने से ऑक्सीजन को छोड़ नहीं देगा, मेटल ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, याद आ रहा है पिछले चैप्टर में हमने बात की थी रिड्यूसिंग एजेंट की, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं कार्बन, जनरली कार्बन। कार्बन बोले तो बोल सकते हो, या कोक बोलते हैं, प्योर कार्बन। तो कार्बन के प्रेजेंस में अब इसको हीट करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे कार्बन के साथ तो हमें जिंक मिल जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, आराम से लिख सकते हैं, तो जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करना है, हीट कराना है। हीट कराएंगे तो मिलेगा जिंक प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना था ना, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, obtaining metals from the compound is also a reduction process। हम लोग बात कर रही हैं रिड्यूसिंग एजेंट लगा रहे हैं, यहाँ भी रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन प्रोसेस तो है ही। कैसे रिडक्शन समझ में आ रहा है ना, मेटल का ऑक्सीजन लूज हो रहा है और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये ऑक्सीजन को खींच ले रहा है, तो रिडक्शन प्रोसेस तो है ही है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। बिसाइड चूसिंग कार्बन और कोक, कोक क्या होता है, कोक क्या होता है, कोको कोला कोक नहीं, ये प्योर कार्बन होता है। कोल को जब हम लोग हीट कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जलाना नहीं है, जलाना नहीं, सिर्फ उसको हीट करना है, तो उसके अंदर की सारी इंप्योरिटीज निकल जाती है, बच जाता है सिर्फ कार्बन, वो बहुत तेजी से जलता है। फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कोक। तो यूजिंग बिसाइड्स यूजिंग कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कभी कभी होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी मेटल को डिस्प्लेस करा देते हैं, उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल को वो डिस्प्लेस कर देगा। हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agents because they can displace metals of lower reactivity from their compounds। समझ में आ रही बात, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को निकाल देगा, कंपाउंड से बाहर किक आउट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जैसे यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करते हैं अल्युमिनियम के साथ, अल्युमिनियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, मैग्नीज डाइऑक्साइड को अल्युमिनियम के साथ यदि रिएक्ट करा देते हैं तो क्या होगा, अल्यूमिनियम डाइऑक्साइड मिल जाएगा, अल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा और मैग्नीज को बाहर कर देगा। ये रिएक्शन की बात करें तो MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, बैलेंस कर लेना बाद में, पहले रिएक्शन समझ लो। पहले MnO2 अल्यूमिनियम मैग्नीज ऑक्साइड है, को अल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो अल्यूमिनियम मैग्नीज को यहाँ से निकाल देगा और खुद यहाँ पे बन जाएगा, कंपाउंड बना देगा। मैग्नीज जो है इसको बाहर निकाल देगा और अल्यूमिनियम ऑक्साइड अपना बना देगा, साथ में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट प्रोड्यूस होती है, इसी से ये मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
अब डिपेंड करता है, अगर एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज़्यादा कॉस्टली होगा तो इस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे ना इस प्रोसेस को अप्लाई, तो कॉस्ट ऑफ द मेटल के ऊपर चला जाता है ना। हमें आउटपुट में मिल रहा है मैग्नीज और इनपुट में एल्यूमिनियम दे रहे हैं, तो दोनों के कॉस्ट को कंपेयर करना होगा ना। एल्यूमिनियम यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं और यहाँ पे मैग्नीज आउटपुट मिल रहा है। Al2O3 तो वेस्टेज है, ये तो वेस्ट मटेरियल है। तो यदि एल्यूमिनियम का कॉस्ट कम होगा मैग्नीज से, तभी तो ये रिएक्शन करा सकते हैं। यदि एल्यूमिनियम का कॉस्ट ज्यादा होगा तब ये रिएक्शन नहीं कराएंगे। ओके, तो हम लोग देख ही लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सा एक्सोथर्मिक, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है उसमें। तो जो मेटल निकलता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, मॉल्टन स्टेट। मेटल प्रोड्यूस्ड इज इन द मॉल्टन स्टेट। इनफैक्ट आयरन ऑक्साइड Fe2O3, अच्छा 2 और 3 बहुत बड़ा हो गया यहाँ पे, विथ अल्यूमिनियम इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और पैक्ड मशीन पार्ट्स। समझ में आ रहा है? आयरन ऑक्साइड को अल्यूमिनियम से रिएक्ट करा देंगे, आयरन ऑक्साइड को जब अल्यूमिनियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? अल्यूमिनियम आयरन को किक आउट कर देगा, है ना, और Al2O3 बना देगा। Al2O3 बन जाएगा अल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्योर आयरन निकल जाएगा और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी और हीट से जो Fe निकलेगा, देखो रिएक्शन जो होता है, चलो रिएक्शन देख लो पहले। ये Fe2O3 प्लस Al, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो प्योर आयरन निकल जाएगा और ये अल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया, ये सॉलिड होकर निकल जाएगा, ये वेस्ट निकल गया। और जो इतनी सारी हीट प्रोड्यूस होती है उससे ये आयरन लिक्विड हो गया। देख रहे हो, लिक्विड L लिखा हुआ भी है। आयरन जो निकला ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है। अब लिक्विड आयरन है, अब मान लो ये रेलवे ट्रैक है, रेड कलर का ट्रैक तो नहीं होता है कहीं, मान लो फिर भी है, ये रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ पे डाल दिया है दोनों चीज, आयरन ऑक्साइड भी डाला है और अल्यूमिनियम को भी डाला है, ठीक है। और दोनों रिएक्ट करेंगे तो फिर मॉल्टेन आयरन निकल जाएगा, अल्यूमिनियम ऑक्साइड तो सॉलिड है। लिक्विड आयरन जो बचेगा, Fe लिक्विड फॉर्म में जो बनेगा, वो इस दोनों के बीच में इस ज्वाइन कर देगा, वेल्डिंग जैसा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो, मेटल प्योर फॉर्म में मिल भी गया, आयरन प्योर लगा नहीं, आयरन ऑक्साइड लेके स्टार्ट किए हम लोग, उसी से प्योर मेटल प्योर आयरन मिल गया और ये इन दोनों के बीच में जाकर के ज्वाइन हो गया, वेल्डिंग हो गई। इस रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन। ये थर्मिट रिएक्शन कहाँ है, ये देखो, थर्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक नाम भी है, नाम देना पड़ गया चूंकि इतना पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। तो इस रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि इससे आयरन मेल्ट हो जाता है और आयरन मेल्ट होकर के जहां पे जरूरत हो वहीं पे मेल्ट करवाते हैं हम लोग, जहां पे वेल्डिंग की जरूरत हो वहां पे वेल्डिंग हो गया। ओके, समझ में आ रही है बात? ओके, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में क्या करना होता है। पहले तो कैल्सिनेशन करते हैं हम लोग या रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इससे इंप्योरिटीज को हटाते हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे थे, रेड्यूसिंग एजेंट से प्यूरिफाई कर रहे थे, रेड्यूस कर देते थे, रेड्यूसिंग एजेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करवा देते थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतनी चीज थी इसमें। रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, कैल्सिनेशन लेस एयर, रेड्यूसिंग एजेंट कोक के साथ रिएक्ट कराते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई मेटल डालते हैं। चार ही चीज है इसमें, मेटल मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में यही चार चीजें हमें पढ़नी है। ओके, अगली वीडियो में देखते हैं, बाय बाय।